जय हिंद एवरीवन। तो इस वीडियो में हम यार दो चैप्टर कवर कर रहे होंगे सिविक्स के, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज। दोनों ही चैप्टर से आपके मिलाकर 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिल रहा होगा, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में मिल रहा होगा और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मिल रहा होगा। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। कारण यह है कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं पूरे एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा, हर टॉपिक को समझाऊंगा, आपको कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगा। फिर ये जब सीरीज मेरी कंप्लीट हो जाएगी हर चैप्टर की, हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, आज शाम को आपको सिविक्स मिल रही होगी, कल सुबह मॉर्निंग में आपको इकोनॉमिक्स मिल रही होगी। उसके बाद हम अपनी आगे की प्रोसेस ये बढ़ाएंगे कि हम आपके पास एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे। आई विल ट्राई कि लाइव, अगर आपका लाइव में सपोर्ट आता है तो लाइव हम करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे दूंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि सबको एनसीईआरटी की आउटलाइन पता रहे। बेसिकली हमें पॉलिटिकल पार्टीज में बेसिकली सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है। डेमोक्रेसी में हम क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही चीजों को चलाती है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है। तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। व्हाई डू वी नीड पार्टीज, हमें पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है। हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ये सारे जितने भी सवाल आपके मन में आएंगे उन सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल रहा होगा। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई साहब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र चलाती है, इन्हीं का लोकतंत्र, पूरा मतलब ही इन्हीं का लोकतंत्र है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या होता है। सवाल इस पर पूछा जाएगा आपके 2 नंबर में, सीधा डायरेक्ट सवाल आ सकता है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। कई लोगों का समूह एक साथ जब आकर चुनाव लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है और उनमें से जो जीतता है वो पावर को होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि अब कुछ सालों तक पावर उसके हाथ में होगी, सत्ता उसके हाथ में होगी। तो वही क्या कहलाती है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में सत्ता होगी वही पॉलिटिकल पार्टी। जो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन को वो ही पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। ठीक, चलिए तो ये कुछ पॉलिसीज पर एग्री करती हैं कि भाई ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें नहीं हो सकती। ये सब चीजें आपको पता है, बेसिकली पता है। ठीक, अब आप ये कार्टून देख रहे होंगे, इस कार्टून में आप एक व्यक्ति को जरूर पहचान सकते हैं। वो मैं उस व्यक्ति को इनको पहचान पा रहा हूं, वो ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी। कैसे मैंने पहचाना, इन्होंने राम मंदिर का ये लिया हुआ है और मुझे ध्यान से देखने पे ये लग रहा है कि इनका फिगर को बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया है लाल कृष्ण आडवाणी की तरह से। तो दैट वाज वेरी गुड थिंग कि हम कुछ तो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यहां से आपको ये पता करना है कि पार्टीज आर अबाउट टू पार्ट सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप। thus a party is known by which parts is stand for, which policies is support and who interfere and hold. A political party has 3 component, total 3 component होते हैं पार्टी के। दैट इज द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। लीडर का मतलब जो नेता है आपका, वो एक तो होते, जितने भी नेतागण होते हैं वो आपके पॉलिटिकल पार्टी के एक मेन पार्ट है। दूसरा यह है कि एक्टिव मेंबर। अब आप देख पा रहे होगे कि लोग क्या होते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं। जैसे फॉलोअर एक अलग चीज होती है और एक्टिव मेंबर एक अलग होती है। जैसे मान लीजिए मैं बीजेपी का एक्टिव मेंबर हो गया, अब मैं क्या करूंगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा कि आप भी बीजेपी से जुड़िए, आप भी फॉलोअर बनना। मैं मतलब उनको फॉलो करता हूं, मैं उनको पसंद करता हूं, दैट इज कॉल्ड फॉलोइंग। एंड एक्टिव मेंबर मतलब मैं अब पार्ट हो चुका हूं उस पार्टी का, दैट इज कॉल्ड। अब सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टी डू। यहां से आपको एक सवाल मिलेगा, डेफिनेटली मिल सकता है। 7 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए, 7 के 7 पॉइंट को आपको प्रॉपर पढ़ना है। सवाल यहां से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ती है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ती है। इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी चूज इट्स इलेक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी डेमोक्रेसी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को जनता नहीं चुनती है। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन लीडर कौन होगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के लोग ही चुनते हैं। जबकि यूएसए वगैरह में क्या है कि वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है वो भी जनता ही चुनती है। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज द कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन। मैंने पहले ही बताया आपको, यहां इलेक्शन कौन लड़ेगा, दैट इज चूजन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, नॉट बाय द पीपल ऑफ इंडिया।
ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज आर पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पॉलिटिकल पार्टीज का एक और ये फंक्शन होता है कि वो लोगों के सामने अपने प्रोग्राम्स या पॉलिसी जो भी रहती है उनको लेकर जाते हैं, उनको लोगों को समझाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है लोग अपना वोट करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना जीत या हार जो भी चीजें होती हैं। पार्टीशन, a person who is strongly committed to a party, group or faction. Partnership is marked by a tendency to take a side of the inability to take a balanced view on an issue. तो that is called partition. किसी भी एक टॉपिक पर आप एक बैलेंस्ड व्यू रखकर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. गवर्नमेंट जो चलती है वो रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंगली ही चलती है, उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ही चलती है। पार्टीज में भी डिसिसिव रोल मेकिंग इन द लॉ फॉर ए कंट्री, ये ध्यान रखिएगा। अब पार्टी ही देश के नियम कानून बनाने में काफी रोल करती है। कैसे करती है आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब फार्मर लॉ लेकर आना था, ये किसका सोच था, ये किसकी सोच थी, दैट इज थिंकिंग ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। तो वो उन्होंने कोशिश की कि भाई हम लॉज बनाएंगे, लेकिन लोगों ने उसका अपोज किया, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यही हमारा लोकतंत्र है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी ही देश में पार्टीज फॉर्म करती हैं, बनती हैं और वही देश को चलाती हैं, गवर्नमेंट चलाती हैं। पार्टीज का एक और रोल होता है, दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ अपोजिशन। वो आपके विपक्ष में बैठती हैं, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से लड़ती हैं, जरूरी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाती है, जो भी सरकार कमियां कर रही है उसको उजागर करती है, दैट इज कॉल्ड पार्टी का रोल ऑफ अपोजिशन। ये भी पार्टीज का ही काम फंक्शन होता है। शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज का एक और ये काम होता है कि पब्लिक के ओपिनियन को सरकार तक पहुंचाती है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। हालांकि ये काम मीडिया का भी होना चाहिए, लेकिन आज तो पता ही कि मीडिया के हालात किस प्रकार से हो चुके हैं। पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, पार्टीज ही गवर्नमेंट के स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट की मशीनरी को लोगों के बारे में बताती है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, चीजों लोगों तक जो भी चीजें कर रही है वो पार्टीज ही करती है। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. ये बात बड़ी ध्यान समझिएगा चीजों को कि एक आम आदमी के लिए नेता तक पहुंचना आसान होता है अदर देन द गवर्नमेंट ऑफिसर। डीएम के पास आप नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपने विधायक से आप जरूर कभी ना कभी मिल लिए होंगे या फिर अपने सांसद से। तो ये एक बात कही गई है। तो आपको आई होप फंक्शन समझ में आए होंगे, 6-7 फंक्शन है, ये सभी के सभी फंक्शन आप ध्यान रखिएगा। टॉपिक आपको पता रहेगा, आप आराम से एग्जाम में लिख पा रहे होंगे। नेसेसिटी क्या है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, ये आपको इस पैराग्राफ में पढ़ाया गया है। तो बहुत सारी नेसेसिटीज है, ये जो सारे फंक्शंस आपने पढ़े, यही समझ लीजिए इनकी नेसेसिटी है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी चीजों में चेंज लेकर आते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, आपके पास गवर्नमेंट को रन कराते हैं, रहना जरूरी है क्योंकि नियम कानून कौन बनाएगा, इस तरह की चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें किस पर होती है, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज पर होती है। द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जिस प्रकार से लोकतंत्र बढ़ता जाएगा उस प्रकार से डेमोक्रेटिक पार्टियां भी बढ़ती जाएंगी। वी कैन से दैट पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी। एंड फाइनली वी कैन कंसिडर दैट कि डेमोक्रेसी में पार्टीज का होना जरूरी है, तभी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, तभी हम एक दूसरे को चुन पाएंगे, हम अपने पसंद की सरकार को चुन पाएंगे और सरकार उस पर पॉलिसीज और सारी चीजें बनाएंगी। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर साउथ का है, साउथ इंडिया का है, बट मैं आपको नॉर्थ इंडिया की भी कहानी सुना देता हूं यहीं पर कि ये कंडीशन 2014 के पहले थी, 2013 के आसपास थी, जब गैस के प्राइस, प्याज के प्राइस, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो आपको नॉर्थ इंडिया में इसमें इस जगह पे स्मृति ईरानी दिख रही होंगी, अगर आप मन की आंखों से देखेंगे, आपने कभी न्यूज़पेपर उठाकर देखा होगा, बट कंडीशन आज सेम है, सरकार में वो है, तो वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस दिन जब आप इस चीज के लिए मुद्दे उठा चुके हैं, तो आज आपकी सरकार में ये स्थिति बन चुकी है, तो आप कहाँ पे हैं। इस तरह की चीजें होती रहती हैं, देश है जो सरकार में रहता है वो इस तरह की चीजें करता ही करता है। हाउ मेनी पार्टीज शुड हैव, हमारे यहाँ 750 से ज्यादा पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। किसी भी पार्टी को पार्टी बनना है तो उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, देश के जितने भी चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराती है, जो कि काफी हेल्पफुल होता है। ठीक, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें कंट्रोल और रन ऑफ द गवर्नमेंट केवल एक पार्टी के ऊपर होता है, बाकी जो भी छोटी मोटी पार्टियां होती हैं उनको लड़ने नहीं दिया जाता है, या फिर लड़ने भी दिया जाता है तो उनको जीतने नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली एक ही पार्टी का डोमिनेंस होता है, तो दैट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ये आपको चाइना में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मोरल फोर्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, मोरल फोर्स इन द पॉलिटिक्स, ये आप पढ़िएगा। 4 लोगों की कहानी लिखी गई है, किस प्रकार से वो डेमोक्रेसी में एक दूसरे से मतलब कि जुटकर लड़ना चाहते हैं और चीजों को संघर्ष करना चाहते हैं, और इससे उन्हें बहुत फायदे भी होते हैं। तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो क्लास 9 में आपको ये पढ़ाया गया था, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही केवल अलाउड है कॉन्टेस्ट करने के लिए, और छोटी मोटी जो भी पार्टियां हैं उनको समझ लीजिए तवज्जो भी नहीं दी जाती है। तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम चलता है।
ठीक, कहीं कहीं आपको टू पार्टी सिस्टम भी दिखता है और कहीं कहीं आपको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखता है, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ द विनिंग मेजॉरिटी ऑफ द सीट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंज बिटवीन द टू मेन पार्टीज। जैसे मान लीजिए अपने देश की बात अगर मैं करूं तो दो संगठन है, दैट इज एक एनडीए और एक यूपीए, यही दोनों हैं जो कि आपके यहाँ अक्सर देखे होंगे सेंट्रल में रहती है। हालांकि बाकी लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो हम टू पार्टी सिस्टम नहीं है, वी आर मल्टी पार्टी सिस्टम, बिकॉज कभी कभी हमारा तीसरा फ्रंट भी जो है चुनाव में लड़कर और एक बनाता है। बट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। If several parties compete for the power and more than two parties have a reasonable chance to coming in the power either or in own strength or alliance with the other, we call it multi party system. Thus India we have a multi party system, ढेर सारी मल्टी पार्टी हैं हमारे यहाँ पर। ठीक, अगर मैं बात करूं एनडीए और यूपीए की, तो एनडीए दैट इज कॉल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कभी जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो एनडीए का फुल फॉर्म एक जगह जरूर दिखा दीजिएगा। एनडीए जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और यूपीए क्या है आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, और एक तीसरा फ्रंट होता है दैट इज लेफ्ट फ्रंट। एनडीए अभी गवर्नमेंट चला रही है 2014 के बाद। यूपीए आपको 2004 से, रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो 2004 से लेकर 2014 तक जो जिसकी गवर्नमेंट चली थी दैट वाज कॉल्ड द यूपीए। लेफ्ट फ्रंट बहुत कम बार सरकार बना चुका है, तीसरा मोर्चा इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तीनों पार्टी सिस्टम। इंडिया की क्या है, इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक, चलिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार इस चीजों को। इट इज ऑफन दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग इन अ क्राइसिस बिटवीन द वेरी अनपॉपुलर एंड द सिटीजन indifferent to the political party. The available evidence shows that this brief is only partly true for the India. The evidence based on a series of the large sample survey conducted on the several decades shows that the political party do not enjoy much trust among the people in the South Asia. दरअसल दिक्कत क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टी चुनते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन अभी भी हमें अपनी सरकारों पर विश्वास उस तरीके से नहीं है। भक्ति, अभी लोग कहे जाते हैं अंधभक्त, इस तरह की चीजें देखने को आपको मिलती होंगी, वो एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं ना, यार सरकार काम नहीं कर रही, सरकार रोड नहीं बनवा रही, सरकार ये नहीं कर, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये है हमारे यहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत है, इस ड्रॉबैक पर वर्क हो रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए ये ग्राफ दिया गया है। 27% कैंडिडेट सोचते हैं कि लिबरल शुड बी इन द पावर, ये आपका एक जगह का दिया हुआ है। 35% सोचते हैं कि कोई एक और अलग होना चाहिए। 98% सोचते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी लॉक्ड इन द ट्रक एंड 82 योगो गोइंग ओवर द नागराज फॉल्स, इन्हें नागरा फॉल में गिरा देना चाहिए क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टीज किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। Democracies that follows a federal system all over the world tend to have two kinds of the political parties that are present in only one of the federal unit and the parties that are present in the several or all unit of the federation। मतलब समझिए, एक तो होता है क्षेत्रीय पार्टी और एक तो होता है नेशनल पार्टी, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी। तो दो टाइप की पार्टी फेडरल एक स्ट्रक्चर्स में होती है। तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टी जिसे नेशनल पार्टी कहते हैं, लेकिन नेशनल पार्टी ऐसा नहीं कि आप कंट्री वाइड पार्टी हो गए तो तुरंत आपको नेशनल पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। उसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि अभी आपको आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे केवल कहने से केवल नेशनल पार्टी आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है जिसको इलेक्शन कमीशन सिंबल प्रोवाइड करता है, इलेक्शन कमीशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। The election commission has laid down the detailed criteria for the proportion of the votes and the seats that party must go under in order to be a recognized party। किसी भी पार्टी को recognized पार्टी कब कहा जाएगा? A party that secure at least 6% of the total vote। एक ऐसी पार्टी जो कि लगभग टोटल वोट के 6% वोट पाती है तथा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, विधानसभा में 6 सीट जीत कर आती है, सॉरी 2 सीट्स जीत का, 6% वोट और 2 सीट जीत कर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। अब आपको 6% का वोट पाना पड़ेगा और लगभग 4 स्टेट में आपको टोटल 4 सीट आपको लेकर आनी पड़ेगी, तब जाकर आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। तो इस रिकॉग्नाइजेशन के कारण हमारे देश में टोटल 7 नेशनल पार्टीज हैं। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टी। ये 2018 तक की बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा।
एक तो है पहला ऑल इंडिया ये तृणमूल कांग्रेस, ये आपको बताइए कि 1998 में फॉर्म हुआ था, रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी इन 2016। इसको जो स्टार्ट किया गया था वो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ द ममता बनर्जी ये लॉन्च किया गया था, और हैज बीन पावर इन द वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से ये वेस्ट बंगाल में पावर में है। ऑल्सो हैज ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इनका प्रेजेंस है, इसलिए 4 स्टेट में है, देखिए इसलिए इनको नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द 2019, it got 4.07% votes and won 22 seats, making it in fourth largest party in the लोक सभा। तो टोटल 22 सीटें इनकी निकली थी 2019 के इलेक्शन में, इसलिए इन्हें नेशनल पार्टी को की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। बसपा जिसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन द 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ द कांसीराम, ठीक है कांसीराम, कुछ बच्चों को लगता है कि मायावती, ऐसा नहीं, कांसीराम। और ये दलित और आदिवासी ओबीसी का एक बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट इनको लेकर चलते हैं, माइनॉरिटीज का सपोर्ट चलता है, और इसको बाद में मायावती जी ने आगे चलाया था। इनके जो महानायक कहे जाते हैं, इंस्पिरेशन ये लेते हैं महात्मा भाई फुले, पेरियर रामास्वामी नेकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सभी सारी चीजों से। और अगर इनका प्रेजेंस देखा जाए तो इनका प्रेजेंस मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, इतने जगह पर इनका प्रेजेंस है, तो इसलिए इन्हें नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट पार्टी, और 2019 में इनके 10 सीटें आई थी लगभग 3.63% वोट के साथ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में आपको पता ही, ये फाउंड किया गया था 1980 में भाई भारतीय जनसंघ के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है, भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951, ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म 1951 में हुआ होगा, आई होप। wants to build a strong modern India by drawing नहीं 1951 से पहले, inspiration from the India's ancient culture and the values and दीनदयाल उपाध्याय idea of the integral humanism and अंत्योदय, ठीक है, दीनदयाल के ये ख्यालात पर मतलब कि आइडिया पर चलते थे ये लोग, ठीक। इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कॉन्सेप्शन ऑफ द, ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ये वर्क करते हैं, ध्यान रखिएगा। वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर विद इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी इनकी इच्छा होती है, और ये राम मंदिर के लिए काफी लड़े हुए हैं। अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड द वेस्ट टू अर्बन एरिया, द पार्टी एक्सपेंडेड द सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में इनका काफी ज्यादा प्रभाव अब हो चुका है। केम टू द पावर इन 1998, 1998 में ये पावर में आए थे, एट द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एनडीए के एक लीडर है, मतलब मेन पार्टी एनडीए की यही है, बीजेपी है, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी, कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, जैसे जेडीयू है, जैसे आपका यूपी में भी कुछ पार्टी है, अपना दल वगैरह है, इस तरह से ये छोटे छोटे पार्टीज को लेकर एनडीए बना हुआ है। इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो ये आपको क्लियरली पता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सीपीआई और सीपीआईएम में बच्चों को दिक्कत होती है। फॉर्म्ड इन 1925, बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी अपोज। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये भैया क्या, ये बहुत विस्तार वाली चीजें, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल के लिए बस आप नाम एक बार पढ़ लीजिए। अपोज टू द फोर्स ऑफ द सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म, इनके अलग ही मांग होती है। एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर एंड द पुअर, became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of the CPIM. Clear है? Significant presence in the Kerala, West Bengal, Punjab and Andhra Pradesh and Tamil Nadu. दरअसल ये साउथ में है, थोड़े से वेस्ट बंगाल में आपको भी दिखेंगे, तो ये यहीं पर इनका प्रेजेंस है। इन सपोर्ट बेस हैड जनरली ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द इयर्स, इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट एंड 2 सीट्स इन द 2000 लोकसभा इलेक्शन। बहुत डाउन हो चुका है सीपीआई, अब ये ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में इससे आई होप नेशनल पार्टी का दर्जा भी हटा ही लिया जाएगा। सीपीआईएम का है, फाउंडेड इन द 1964, बिलीव इन द मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। देखिए मार्क्स और लेनिन का ये समझ में आ रहा होगा कि ये यूरोप से थोड़ा सा इसका संबंध है, बिल्कुल वहीं की आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज द इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन एज ए यूजफुल हेल्पफुल फॉर द सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द socio-economic justice in India, enjoy strong support in the West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, factory worker, farmer and agriculture and liberal in the intelligentsia। ठीक, इसमें इनका सपोर्ट होता है। Critical of the new economic policy that allow the free foreign, was in the power in West Bengal without a break 34 year, 34 साल तक इन्होंने शासन किया है। In 2019 इन्होंने 3 सीट जीता है और 1.75 से भी कम वोट इन्हें मिला है अप्रॉक्स।
अब नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपको ऑलरेडी पता है, पॉपुलरली नोन है तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है हमारे देश की, जिसे 1885 में फाउंड किया गया था. Played a dominant role in the Indian politics at the national and state level several decades after India independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. बहुत बड़ा रोल है यार कांग्रेस का इस देश को खड़ा करने में. Ruling party at the center will be till 1977 and then 1980 to 1989. After 1989, its supports declined, but it continued to the present throughout the country. फिर उसके बाद ये 2004 से लेकर 2019 तक थे, बहुत दिनों तक इनका शासन था. लगभग कहा जाता है कि 70 साल तक देश में शासन कौन किया है? कांग्रेस ने किया है. 2019 में काफी स्थिति डाउन हो गई थी, 52 सीट निकल कर आई थी इनकी, कुछ ज्यादा सीटें साउथ से ही आई थी इनकी. ठीक, चलिए नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दैट इज कॉल्ड एनसीपी, को भी एक नेशनल पार्टी की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भाई बीएसपी भी पढ़ा था हमने, कांग्रेस पढ़ा था हमने, सीपीआईएम पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, तृणमूल कांग्रेस पढ़ा था, टीएमसी पढ़ा था, बीजेपी पढ़ा था, और कांग्रेस पढ़ा, एनसीपी पढ़ा. ठीक, फॉर्म्ड इन द 1999 हुआ था, और ये कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर बना था. स्कोप डेमोक्रेसी, गांधीज्म, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशलिस्ट एंड फेडरलिज्म इनकी वो होती है, आइडियोलॉजी होती है. वांट दैट हाई ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड इन द नेचुरल बॉर्न सिटीजन इन द कंट्री. A major party in the Maharashtra and has a significant present in the Meghalaya, Manipur and Assam. इनका थोड़ा सा प्रेजेंट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा. कुछ प्रेजेंट इनका मेघालय में, मणिपुर और असम में भी है. A coalition partner in the state of the Maharashtra in alliance with the Congress since 2004, a member of the United Progressive Alliance. ये यूपीए का हिस्सा भी है, साथ ही साथ ये कांग्रेस के साथ हमेशा देखे जाते हैं, कांग्रेस के साथ इनका अलायंस होता है. कुछ स्टेट्स पार्टी भी हैं जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए. अब कोई पूछेगा कि स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज कैसे, थोड़ा सा लैग हो गया था. स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज कैसे किया था, आपको भी पता है कि लगभग 6% वोट मिलना चाहिए टोटल स्टेट का, और जितने भी वोट पड़े हैं, और 2 सीटें. ठीक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, अपना दल, इस तरह की भी कुछ पार्टियां हैं जिनको हम स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं. ये एक क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं. सपा वोपा का काफी रोल रहा है, राजद हो गया आपका, जेडीयू हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, इस तरह की आपकी क्या है, रीजनल पार्टियां हैं. ठीक, चलिए, तो आपको ये मैप दिख रहा होगा, इस मैप में आपको दिखाया गया है किस प्रकार से जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, बिहार में, यूपी में आपका दिखाया गया है राष्ट्रीय लोक दल, रालोद और समाजवादी पार्टी. ठीक है, बिहार में आपका राष्ट्रीय लोक समाज पार्टी, समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और सिक्किम में वगैरह वैसा है. पंजाब में आपको दिखाया गया शिरोमणि अकाली दल को दिखाया गया, इंडियन नेशनल लोक दल को दिखाया गया. दिल्ली में भी आपको पता है कि आप है. ठीक है, इसी तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियां हैं. आपका महाराष्ट्र में दिखाया गया होगा, शिवसेना को बिल्कुल दिखाया गया है. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी भी दिखाया गया है, गोवा फॉरवर्डेड पार्टी दिखाया गया है. तमिलनाडु में अलग अलग पार्टी हैं, AIDMK वगैरह हैं. चलिए, इस प्रकार से आप स्टेट पार्टीज के बारे में देख सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से सवाल डेफिनेटली बन सकता है, चैलेंजेस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज क्या है. पहला चैलेंज यहाँ पे लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. आपको पता है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं देखी जाती है. कुछ लोग पावर में, जो मेन लीडर होते हैं, वही पार्टी की सारी चीजों को चुनते हैं, वही फैसले लेते हैं. दैट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर द पॉलिटिकल पार्टी. ये नहीं होना चाहिए. ठीक, दूसरी चीज, द सेकंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट. ये है आपकी वंशवाद की चुनौती. आपको भी पता है कि अगर कोई मेन लीडर बना तो उसका बेटा फिर अगली डायनेस्टी चलाता है, अगले नेक्स्ट को उसका बेटा चलाता है. तो इस तरह की चीजें एक चैलेंज है डेमोक्रेसी में, जो कि नहीं होनी चाहिए. इसके कारण क्या होता है, मेंबर्स को उतना रोल नहीं मिल पाता है, उनको दिक्कत आती है. द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड द मसल पावर इन द पार्टीज. जो ये राजनीतिक दल पैसे और पावर का यूज करती हैं, ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए काफी चैलेंज है, जो कि दिक्कत आती है. रिच पीपल ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, गरीब लोग डेमोक्रेसी में अपना रोल नहीं निभा पाते हैं, जबकि ऐसा नियम होना नहीं चाहिए. The fourth challenge is very often parties do not seem to offer meaningful choice to the voter. जो है पार्टी जो है वो लोगों को बहुत बढ़िया चॉइस नहीं देती है अपने वोटर्स को. जबरदस्ती जो भी चीजें वो कह रही हैं उन्हें मानना पड़ता है. बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. इन ऑर्डर टू ऑफर द मीनिंगफुल चॉइस, बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये समझाया गया है कि जो भी पार्टियां हैं अपने आइडियोलॉजी पर नहीं वर्क कर रही हैं. वो जो भी कहती हैं उस अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ी. जैसे लेबर पार्टी है कोई, तो उनका कोई जो थिंकिंग वो चेंज होता जा रहा है, वो अलग अलग मुद्दों पर लड़ने लग रही हैं.
तो बेसिकली आइडियोलॉजी पर वर्क नहीं कर रही है, इसलिए आपको ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में चौथा चैलेंज है। ठीक, चलिए अब ये जो सारे चैलेंज है इनको रिफॉर्म कैसे किया जाता है इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए रिफॉर्म करने की बात आ रही है तो जो जो चीजें यहाँ पर दिक्कत आई है अगर इस पर नियम कानून बनने लगे तो चीजें सही हो जाएंगी। जैसे जो भी आपके एमएलए एमपी हो उनके जो भी पैसे हैं जो भी चीजें हैं अगर रिच हैं जो भी उनके खिलाफ वो कोर्ट में शिकायतें उस सब चीजों को एक दर्ज किया जाना चाहिए। अगर इस तरह की ज्यादा एक्टिविटीज हो तो उन्हें रोल नहीं करने देना, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाना चाहिए। पार्टीज के अंदर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एमपीज एमएलए के जो भी चीजें चुनते हैं उसके बारे में सारी चीजों के बारे में डिटेल जो है जनता को पता होना चाहिए। जो भी काम करने वाले हैं जो भी वो वादे करते हैं उसको अगर वो नहीं पूरा करते हैं तो उसके बारे में भी चीजें करनी चाहिए। पार्टी में मेंबर का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, मेंबर पार्टिसिपेट करने चाहिए, उनको भी वोट मिलना मतलब कि उनको भी पार्टी में पूरा हक मिलना चाहिए, इस तरह की चीजें। और फंडिंग वगैरह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह के सजेशन जो दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी आपके स्टेट पार्टी है, फिर उनके चैलेंजेस क्या है, तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे, इस पर आपको पूरा चैप्टर है। तो सवाल आपके कहां से आने वाला है, या तो आपको कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में डिटेल बताने को दिया जाएगा, या फिर आपको यह दिया जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कौन कौन सी पार्टी इसके बारे में पूछा सकता है, या फिर चैलेंजेस और उसको आउटकम। तो चैलेंजर और उसको कैसे सही किया जाएगा ये एक साथ आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्वेश्चंस में आपको आंसर करा देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई जूनियर एनटीएससी की तैयारी करना चाहता है या फिर प्री फाउंडेशन करना चाहता है तो वो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकता है। और जो भी प्राइजेज अभी तक थी वो प्राइजेज बढ़ने वाली हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है या फिर आपके कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो तो उनको आप जरूर ये बात शेयर कर दीजिएगा कि अनअकैडमी पर प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। और कोड जो है वो KJF लाइव यूज करना है उन्हें। ठीक है, और एज सुन एज पॉसिबल वो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये बहुत इजी है अवेल करना। और एज सुन एज पॉसिबल लेकर एनटीएससी या किसी भी प्री फाउंडेशन की तैयारी स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली यार इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ये जो पूरी डेमोक्रेसी चल रही है इसके हमारे फायदे क्या हो रहे हैं या नुकसान भी हो रहे हैं, तो क्या नुकसान हो रहे हैं, डेमोक्रेसी कितनी अच्छी चीज है, सारी चीजों के बारे में आपको ये चैप्टर बताता है। तो चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चंस दो थोड़े अजीब टाइप के बन रहे होंगे, दिक्कत आएगी, बट ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी पढ़ेंगे चीजें समझ में आएंगी। वी फील दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज इट, हमें लगता है कि डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है क्योंकि प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, इनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, अलाउ रूम्स टू द करेक्ट मिस्टेक। सारे इजी पॉइंट्स है, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी हर चीज के जितने भी आपके दिक्कतें हैं सबको सॉल्व कर रहा होगा। बहुत सारे स्टेट में डेमोक्रेसी है, 100 से ज्यादा स्टेट्स में 100 से ज्यादा देशों में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेटिक लोगों को लगता है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर ये डिक्टेटरशिप होगी तो वहां पे दिक्कतें आएंगी। डेमोक्रेसी में हमें बहुत फायदे मिलते हैं। आवर इंटरेस्ट इन फैसिज्म और डेमोक्रेसी often pushes it to taking a position that democracy can address all the socio-economic and the political problems. डेमोक्रेटिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पॉलिटिकल से रिलेटेड या सोशियल इकोनॉमिक से रिलेटेड सभी सॉल्व कर रहा होगा। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा। इस टॉपिक पर एक सवाल बन रहा होगा कि भाई साहब जो भी सरकारें हैं क्या वो उत्तरदायी हैं, क्या वो इस तरह से रिस्पॉन्सिव हैं, क्या फिर वो सही तरीके से सरकार चला रही है या नहीं चला रही, इसके बारे में सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। बिफोर वी गो इनटू डिस्कशन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज इट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट है, इज इट इफेक्टिव, क्या ये इफेक्टिव है, सारी चीजों के बारे में सवाल आपको सारे सवालों के जवाब इस पूरे पैरा में मिल रहा होगा। इमेजिन ए गवर्नमेंट बट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट बट इट मे बी द डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे बी face their problem. The democratic government will take more time to follow the procedure before arriving at a decision. एक मान लीजिए मैंने आपको एक सरकार दे दिया जो कि बहुत तेजी से फैसले लेती है, क्या वो फैसले सही हैं, क्या वो फैसले जनहितकारी हैं? नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, फैसले धीरे तो लेती है लेकिन वो सही फैसले लेने की कोशिश करती है। ठीक, democracy ensures that decision making will be based on the norms and the procedures, so a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. डेमोक्रेसी में आप इस चीज को भी पता लगा सकते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो सही लिए गए हैं, कैसे लिए गए, सारी चीजें। रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट और मेजर पॉलिसीज होती हैं, लेजिस्लेशन एंड सिटीजन होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट द गवर्नमेंट एंड फंक्शनिंग, सारी चीजें आपको डेमोक्रेसी में मिलती हैं।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू द शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद द सिटीजन। कहने को ये कहा जाता है कि भाई डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो सारी डाटा को शेयर करती है, बट ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। इन सबस्टेंटिव टर्म्स इट मे बी रेस्पॉन्सिव रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द फॉर्म ए डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अट्रैक्टिव एंड द नीड्स एंड द डेसिमल्स डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ द करप्शन। तो इस प्रकार से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये फ्री फ्रॉम द करप्शन होगा, बट ऐसा है नहीं। द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव एट ऑन दीज टू काउंट्स। ऐसा है नहीं। हमें लगता है कि भाई बहुत रेस्पॉन्सिव होगी, बहुत अटेंटिव होगी नीड्स और डिमांड्स को लेकर पीपल की, बट लार्जली ऐसा होता नहीं है। ठीक, देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये एक वैध शासन है। ठीक, चलिए, Democracy's ability to generate its own support is itself outcome that cannot be ignored. डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप में लोगों का विश्वास नहीं होता है। अब डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिक्टेटरशिप हैज स्लाइटली हायर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ध्यान रखिएगा, डिक्टेटरशिप में ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम डेमोक्रेसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर, कंट्रीज, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबलाइजेशन इशू, कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टीज adopted by the country etc. बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी लैग बिहाइंड द डिक्टेटरशिप दिस रिस्पेक्ट। हमारी इच्छा है कि भाई डेमोक्रेसी में ही सारी चीजें अच्छी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन डिक्टेटरशिप। इकोनॉमिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, ये आपको एक पैरा दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक आउटकम है। हालांकि डेमोक्रेसी में यह देखा जाता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर हैं, गरीब लोग ज्यादा गरीब हैं। इस तरह की दिक्कतें सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखी जाती है। रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड द पॉवर्टी, डेमोक्रेसी में क्या इस तरह की चीजें हो रही हैं? क्या इनइक्वालिटीज हो रही है? क्या इक्वालिटी हम कर पा रहे हैं? गरीबी क्या ज्यादा बढ़ रही है या घट रही है? ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल राइट्स फॉर इलेक्टिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको हक है, पूरा हक है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द वेल्थ एंड इनकम, अमीर लोग को अमीर ज्यादा फायदा मिलता है, गरीबों को बहुत कम। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। अब ये चीज देख पाएंगे किसी भी डेमोक्रेटिक या किसी भी कंट्री में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ज्यादा चीजें वेल्थ है और गरीब लोगों के पास बहुत कम चीजें हैं। ठीक, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो ये जो समाज में अलग अलग प्रकार की विविधताएं पड़ी हुई हैं, इनको लेकर डेमोक्रेसी किस प्रकार से वर्क कर रही है। दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल द टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। जो अलग अलग चीजें देखिए, हमारे देश में अलग मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, अलग कास्ट, अलग कलर, अलग अलग रिलीजन, अलग तौर तरीके से रहने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक तरीके के अगर ज्यादा लोग हैं तो वो होप दे हर चीज को माइनॉरिटी पर। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। रूल बाय द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन और द रेस और द, वही बात हो गई कि मेजॉरिटी अगर रूल कर रही है तो किसी भी प्रकार से माइनॉरिटीज का हनन नहीं होना चाहिए। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ये क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में? द पैशन फॉर द रेस्पेक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, इसमें हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर चीज को पाने का अधिकार है, हर चीज को जानने का अधिकार है। ठीक, इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़िएगा। Expectation from the democracy also functions criteria for the judging any democratic country. It shows that the people have developed awareness and the ability to expect to look the criteria of the power holder and the high and the mighty. अब लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि वो जो सरकार से जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, एक आम आदमी तक चीजें पहुंचती हैं। ट्विटर वगैरह इस तरह की चीजों में काफी हेल्प करता है। हाँ, इससे कुछ अवधारणाएं भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ गलत चीजें भी फैलती हैं, बट बहुत केसेस में ये देखा जाता है कि चीजें बहुत सही से लोगों तक पहुंच रही हैं। ठीक, तो ये रहा पूरा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के किस प्रकार से फायदे, आम सिटीजन को किस प्रकार से इसका रोल है, किस प्रकार से आम सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये थोड़ा सा एक हटके चैप्टर्स हो सकता है, इसमें आपको आंसर्स लिखने में दिक्कत आ सकती है। आपको एनसीईआरटी को बहुत बढ़िया तरीके से रीड करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आंसर जब करा रहा हूँ वहां पर चीजों को मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे होंगे और किस प्रकार से उसका आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो आई होप इस चैप्टर का एक आउटकम्स आपको मिल चुका होगा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। किस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ना ये आपको समझ में आएगा। तो मैं मेक श्योर